नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बिहार एससीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सिर्फ वही आपको यहाँ बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बात और बताना था आप लोग को, साइंस का भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक कला के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। फर्स्ट टॉपिक है भारत के भूदृश्यों का चित्रण। तो टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया गाजीपुर में गंगा के किनारे स्थित खंडहर, ये चित्र आप देख सकते हैं। और ये कब बनाया गया था? 1791 ईस्वी में। और सेकेंड चित्र है टॉमस डैनियल एवं विलियम डैनियल द्वारा बनाया गया कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट, और ये बनाया गया था 1786 में। तो चित्र 2 वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टॉमस डैनियल एवं विलियम डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र कलकत्ता में कौन सा चित्र था? तो क्लाइव स्ट्रीट था। और ये कब बनाया गया था? तो 1786 में। और यहाँ पे बताया गया है कि उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई चित्र। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र को क्या कहते थे? तो उत्कीर्ण चित्र। आगे क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं रूप चित्रण की। तो रूप चित्रण यानी किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव का विशेष जोर दिया गया हो। और यह चित्र किरमिच, गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिस पर चित्र उकेरा जाता था उस पर बनाया जाता था। और अब बात करते हैं रूप चित्रण की। तो औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण थी, जो भारतीय राजे, रजवाड़े एवं ब्रिटिश लोग अपने शक्ति एवं सत्ता तथा धन संपदा के प्रदर्शन करने के लिए किरमिच पर अपनी तस्वीरें बनवाया करते थे। आप देख सकते हैं चित्र में बनाया गया चित्र। और यह चित्र बनाया गया है योहान जोफ्री द्वारा। 1780 ईस्वी में भारत आए यूरोपीय चित्रकार जोहान जोफ्री। तो क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, इसीलिए मैं इसे हाईलाइट किया हूँ कि 1780 ईस्वी में भारत आए यूरोपीय चित्रकार कौन थे? तो योहान जोफ्री। और यह चित्र बनाया गया है जॉर्ज विल्सन द्वारा। ऑर्किड के नवाब मोहम्मद अली खान का चित्र है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, अध्याय 2 में आपको बताया गया है कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और यह चित्र बनाया गया है रॉबर्ट केर पॉटर द्वारा, टैल चित्र। अब बात करते हैं दरबारी कला और स्थानीय कलाकारों की। तो मैसूर के शासक टीपू ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपरा का विरोध करते हुए स्थानीय शैली एवं परंपराओं का संरक्षण दिया। उनके महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र से सजे होते थे। तो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध करते हुए टीपू की राजमहल की दीवारों पर कौन सा चित्र बना होता था? तो भित्ति चित्र से बना होता था। और अब बात करते हैं चित्र नंबर 8 की। तो श्रीरंगपट्टनम स्थित दरिया दौलत महल की दीवार पर दरबारी चित्रकार द्वारा बनाया गया था भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र होता था दीवार पर बनाए गए चित्र। मधुबनी पेंटिंग, इसके बारे में तो आप सीटेट में ही जान चुके हैं।
इसमें प्राकृतिक, धर्म और सामाजिक संस्कारों के चित्रों को ग्रामीण परिवेश में उकेरा जा रहा था। अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। तो 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई और मधुबनी चित्रकला पूर्णतया एक महिला चित्रकला शैली है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शनी में लगाई गई थी और मधुबनी चित्रकला पूर्णतया एक महिला चित्रकला शैली है। और मधुबनी चित्रकला के दो रूप होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र एवं एक अरिपन चित्र। भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र में ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो येलो से हाईलाइटेड है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। भित्ति चित्र में देवी देवताओं, राधा कृष्ण की लीला, राम सीता के कथा के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया है और विवाह के अवसर पर घर के बाहर और भीतर की दीवारों पर रति और कामदेव की चित्र तथा पशु पक्षी के चित्रों को प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। अरिपन चित्र, इसमें आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र। तो भित्ति चित्र दीवारों पर बनाया जाता था और अरिपन चित्र को बनाया जाता था जमीनों पर, चौखट पर, आंगनों में। और इस पे चित्र बना होता था पशु पक्षी, पेड़, फल फूल, स्वास्तिक, दीप आदि के चित्र उकेरा जाता था इस पर। और इस चित्र में प्रमुख कलाकार में कौन थी? तो सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, भगवती देवी आदि के नाम लिया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है। राष्ट्रवादी चित्रकला शैली, राजा रवि वर्मा के बारे में। उन्होंने रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियों के नाटकीय दृश्यों को किरमिच पर चित्रित किया है। तो याद रखिएगा कि राजा रवि वर्मा ने रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियों के नाटकीय दृश्यों को किरमिच पर चित्रित किया था। और यह पेंटिंग बनाया गया है राजा रवि वर्मा द्वारा। तैल चित्र, और चित्रों के प्रति लोगों के आकर्षण को देखते हुए राजा रवि वर्मा ने मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई थी? तो मुंबई में लगाई थी। कलाकारों का आधुनिक स्कूल, ईवी हवेल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कला के अध्यापक थे। उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से भारतीय चित्रकारों का एक अलग समूह बनाया, जिन्हें कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। एशियाई कला आंदोलन, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस एशियाई कला आंदोलन से किसका नाम शामिल है? तो जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो का। एशियाई कला आंदोलन का संबंध किससे है? तो जापानी कलाकार थे ओकाकुरा काकुजो का, ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर बल दिया, जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। नंदलाल बोस, इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। नंदलाल बोस ने अपनी तस्वीर में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायांकन का इस्तेमाल किया। यह सब चित्र नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित, कालिदास की कविता का निर्वसित यक्ष अवनींद्रनाथ द्वारा बनाया गया चित्र, और जातिगृह धा पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलने का चित्र नंदलाल बोस द्वारा चित्रित अजंता के चित्र शैली से प्रभावित था। तो नंदलाल बोस का चित्र अजंता के चित्र शैली से प्रभावित। अब बात करते हैं भवन निर्माण की नई शैली और नई इमारतों के बारे में। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपको वीडियो मिल रहा है उसका प्रॉपर नोट्स तैयार करते चलिए। जैसे कि आज वीडियो मिला तो आज ही इनका नोट्स तैयार कर लीजिए। आगे आपको आने वाले समय में सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा।
सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया। इनमें से एक शैली को ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली कहा जाता है। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाएं जैसे बनाए जाते थे और शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। तो यह चित्र किस शैली में बना हुआ था? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं गॉथिक शैली के बारे में। तो गॉथिक शैली ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें, बारीक सज्जा इन शैली की विशेषता थी। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई। भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों के तत्व विद्यमान होते थे। तो मद्रास लो कोट, यह शैली मद्रास लो कोट। यह शैली इंडो साइरसेनिक शैली। अब बात करते हैं इंडो साइरसेनिक शैली के बारे में। तो इसमें 2 मिश्रण होता था, एक भारतीय एक यूरोपीय शैली का मिश्रण होता था। तो इंडो से पता चलता है हिंदुस्तान का संक्षिप्त रूप, और जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग से पता चलता है यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। साहित्य में राष्ट्रवादी विचार, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो बांग्ला साहित्य, आधुनिक बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के साथ आनंद मठ देशभक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। और आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात रमेश चंद्र दत्त को अपनी रचना की प्रेरणा उन्हें साहित्यिक देशभक्ति से मिली थी। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त। और उनकी प्रेरणा किससे मिली थी? तो उन्हीं के साहित्य देशभक्ति से मिली थी। और उनका उपन्यास समाज था। आर्थिक राष्ट्रवाद, तो अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद तैयार करने का प्रयास। और साहित्यिक देशभक्तिपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना। बांग्ला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनका उपन्यास का नाम था गणदेवता एवं पंचग्राम। तो गणदेवता एवं पंचग्राम यह किनका उपन्यास था? तो यह बंगला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का था। अब बात करते हैं साहित्य की। हिंदी साहित्य, भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे हैं। और इनका प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा, और अंधेरी नगरी, चौपट राजा और भारत दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजी शासन के शोषक चरित्र को उजागर करने के लिए ऐसी लोक कथा का उपयोग किया। भारतेंदु ने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय धन को लूटने को इस तरह व्यक्त किया। तो ये कविता के तौर पर दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। 2 लाइन ऊपर में लिखा रहे और ये पूछा जाए कि यह कविता किनका है। और प्रेमचंद्र की कहानी आहुति। प्रेमचंद्र ने राष्ट्रवादी नेताओं के स्वार्थपरता एवं भोग विलास का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया। और प्रेमचंद्र के उपन्यास गब्बन, तो याद रखिए प्रेमचंद्र का उपन्यास गब्बन कब आया था? 1931 में। और इसमें उन्होंने क्या बताया था? भोग विलास का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया था। उर्दू भाषा, अब बात करते हैं उर्दू भाषा के बारे में। तो उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब के क्षेत्र में 11वीं शताब्दी ईस्वी में हुई और मध्यकाल में इसका धीरे धीरे विकास हुआ था। तो उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब क्षेत्र के 11वीं शताब्दी में हुई थी और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। हिंदी देवनागरी लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में उस समय लिखी जाती थी। और 1857 के संघर्ष के समय दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दिल्ली अखबार और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले तिलिस्म
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लखनऊ से प्रकाशित होता था तिलिस्म 1857 के संघर्ष के समय, और दिल्ली से प्रकाशित होता था दिल्ली अखबार। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद समाचार पत्र निकाले उर्दू में, अल हिलाल और अल बलाग। तो अल हिलाल और अल बलाग यह किसका समाचार पत्रिका था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया था? और यह उर्दू जुबान का ही है, इनकलाब जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कविता की रचना किसने की? तो अल्लामा इकबाल ने की थी। और पटना के बिस्मिल आजिमाबादी ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और उर्दू भाषा आज भी लोकप्रिय है और हमारी दूसरी सरकारी भाषा भी है। तो इसी चैप्टर के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे बता दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं क्या प्रश्न बोल रहा है। सही गलत। साहित्य में पराधीनता के बोध एवं स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी। सही गलत है, आप लोग जान ही रहे हैं, सारा बता दिया है। रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू सामर्थ्य प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया है। सही। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। सही है। रिक्त स्थानों को भरे। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे कहते हैं उत्कीर्ण चित्र। देखिए यहाँ पे बताया गया, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र बताया गया है। ख नंबर, औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र खालिस्तान होते थे। तो इसका हो जाएगा रूप चित्रण। अंग्रेजों की विजय की दर्शन के लिए खालिस्तान चित्रकारी की जाती थी। तो अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए किरमिच की चित्रकारी की जाती थी। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले खालिस्तान कलाकार थे। तो यही बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया एशियाई कला आंदोलन ओकाकुरा काकुजो जोड़े बनाए। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता इंडो ग्रीक शैली में बना था। विक्टोरिया टर्मिस। तो यही सब प्रश्नों के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।